वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 11 है और आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी श्रृंखला में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। ऑलरेडी 10 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि और प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस हिसाब से 500 क्वेश्चंस हम अभी तक कवर कर चुके हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, तो आप जाकर हमारी इस वीडियो को, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और सभी के सभी प्रश्न इसमें हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में लिए हुए, और सभी प्रश्नों को मैं कंसेप्ट और डिटेल के साथ में बताता हूँ। यदि एमपीजीके के संबंध में आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमारी यह क्लास किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने इस क्लास के सिलेबस को एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, 2020 के लिए एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस सिलेबस को कवर किया हुआ है। सभी प्रश्न हमने टॉपिक वाइज लिए। पहले हम एक टॉपिक से सारे प्रश्न उठाते हैं, उसे खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर जाते हैं। यदि आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं, यानी कि 4000 प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं कि यह वीडियोस का फायदा किन किन लोगों को होने वाला है। तो वे बच्चे जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए यह प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे और अन्य व्यापम के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, जिसमें कि एमपी जीके से संबंधित सवाल आते हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, आपको ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की सीरीज का, आज की क्लास का। गोंडवाना साम्राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो रामनगर अभिलेख के अनुसार, दोस्तों कौन सा अभिलेख की बात कर रहे हैं हम? रामनगर। और यह रामनगर अभिलेख हमें मिलता है वर्तमान में मंडला जिले में। तो इस रामनगर क्या है? एक अभिलेख है। इस अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि रामनगर में गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना यादव राय के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यादव राय, जिसके द्वारा गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और यही यादव राय गोंडवाना साम्राज्य का क्या हो गया? फिर संस्थापक हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें इस मंथ में हमने एक टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर का दोस्तों। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे चैनल को व्यूज काफी अभी कम आते हैं क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल नया है। तो हमें यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का। यदि हम यह क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, तो हमको हमारा यूट्यूब चैनल कोलैप्स हो जाएगा। इस पर मैं अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगा, आगे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो यह टारगेट मेरे लिए भी है और यह टारगेट आपके लिए भी है, क्योंकि आपके सहयोग की बने यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो प्लीज हेल्प कीजिए, है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यह प्रयास अच्छा है और आपको आने वाले भविष्य की परीक्षाओं के लिए लाभ दे सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है एग्जाम 5G। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हेल्प करें, क्योंकि आपके हेल्प के बिना यह काम पूरा कर पाना संभव ही नहीं है। यदि आपका हेल्प मुझे मिला, यदि सब्सक्राइबर मुझे मिल जाते, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और अधिक मेहनत मैं वीडियोस के की क्वालिटी पर करूंगा, है ना। और नए नए वीडियोस आपके लेकर आऊंगा। आगे आने वाले समय में मैं एमपी मेंस के लिए भी पूरा फ्री कोर्स एक लेकर आने वाला हूं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में यूट्यूब पर एमपी पीएससी मेंस का कोर्स उपलब्ध नहीं है भी तो एक का दुक्का वीडियो डले हुए हैं। पूरा कोर्स किसी ने अभी तक नहीं दिया हुआ, सारे के सारे कोर्स पेड है। मैं फ्री आपके लिए कोर्स लेकर आने वाला हूँ एमपी पीएससी मेंस का, यदि यह टारगेट पूरा हो जाता है तो। चलिए दोस्तों, हेल्प करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर से लिखा होगा, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। प्रेस करने के बाद आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा उसी रेड बटन के साइड में। इस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न पर आता हूँ। गौंड वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गौंड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यह पूछा गया। जिस भी क्वेश्चन में यह वर्ड आए, सबसे प्रतापी शासक, क्या दोस्तों? सबसे प्रतापी शासक, इसका मतलब यह होता है कि वह शासक जिसने अपने
सभी शासकों में से सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया है? तो वह शासक था दोस्तों संग्राम शाह, जो गोंड वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गौंड साम्राज्य का वह शासक जिसने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह इस वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिएगा, 52 गणाधिपति। सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं। 52 गणाधिपति का मतलब 52 गढ़, यानी कि 52 का मतलब होता है दोस्तों 52, और गढ़ का मतलब होता है किला। ठीक है, तो 52 किले को जो फतेह किया था वह व्यक्ति था संग्राम शाह, जो कि सबसे प्रतापी शासक था। तो 52 किले फतेह करने के कारण इसने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोंडवाना साम्राज्य के शासक संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था? गोंडवाना साम्राज्य के शासक संग्राम शाह, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों अमहण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, अमहण दास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना किसने की थी? इसे आप इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिए। रसन रत्नमाला, रसन रत्नमाला के रचनाकार थे संग्राम शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। और रत्न रत्न रत्नमाला यदि पूछा जाए किस भाषा की रचना है, तो यह संस्कृत भाषा की रचना है। तो इस प्रकार से संग्राम शाह संस्कृत भाषा के विद्वान, है ना, विद्वान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोंडवाना साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक व प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र की बात की जा रही है। ऑप्शन है सिंगौरगढ़, गढ़ा, चौरागढ़, रामनगर, मंडला। तो ये सभी के सभी स्थान जो कि यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं, यह राजनीतिक और प्रशासन के केंद्र रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था। तो पूर्वी भाग में दो वंश का शासन रहा है, एक तो रहा है गोंड वंश का और दूसरा रहा है दोस्तों बघेल वंश का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग पर मूल रूप से गोंड वंश का शासन रहा है। ये दो वंशों ने पूर्वी मध्य प्रदेश पर शासन किया है। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो गोंड एक जनजाति के रूप में लिखी गई है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं और यह मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि मैं पहली सबसे बड़ी जनजाति की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भील यह सबसे बड़ी जनजाति है। यदि पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरे इंडिया में गोंड सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। किसके लिए दोस्तों? इंडिया के लिए। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भील नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है गोंड। यदि पूरे इंडिया की बात की जाए तो गोंड नंबर 1 पर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कार्य गौंड शासक संग्राम शाह ने नहीं करवाया है? यह पूछा गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है सिंगौरगढ़ का किला, मंडला का किला, चौरागढ़ का किला और बाजना मठ। तो दोस्तों सिंगौरगढ़ का किला, चौरागढ़ का किला और बाजना मठ ये तीनों के तीनों ही संग्राम शाह के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि मंडला के किले का निर्माण शासक नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया है। दोस्तों किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, मंडला का किला नरेंद्र शाह, और बाकी के जो 3 किले हैं ये आपको अतिरिक्त रूप से याद रखने जो कि संग्राम शाह के द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह का विवाह कौन सी राजकुमारी से हुआ था? तो दोस्तों दलपत शाह की बॉन्डिंग हुई थी उस समय दुर्गावती के साथ में, है ना, यानी कि दलपत शाह पति और दुर्गावती उनकी पत्नी थी। दुर्गावती कौन थी यदि इस बारे में बात की जाए तो दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की दोस्तों? दुर्गावती की यदि मैं बेसिकली बात करूं तो यह चंदेल, है ना, चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जो कि चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह की पुत्री थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों कीरत सिंह। यदि इनके विवाह की बात की जाए, विवाह हुआ था इनका 1542 में, 1542 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, यानी कि दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ में। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, साहस व देशभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में अमर रानी दुर्गावती का किस क्षेत्र से संबंध था? दुर्गावती का संबंध दोस्तों गढ़ा मंडला से था।
किससे था? गड़ा मंडला। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। इनकी पति के मृत्यु के बाद, है ना, इनके पति कौन? दलपत शाह, है ना, इनके पति कौन? दलपत शाह। उनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है, 5 वर्ष का इनका पुत्र राजगद्दी पर राजा के रूप में बैठता है तथा उसकी संरक्षिका के रूप में दुर्गावती के हाथों में शासन आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। रानी दुर्गावती से अकबर के किस सिपाह सालार ने युद्ध किया था और रानी को पराजित किया था? तो अकबर की ओर से लड़ने के लिए आसफ खान को भेजा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। और इन्होंने युद्ध जीता था दोस्तों 1564 ईस्वी में, है ना, 1564 में यह जीत गए थे। और 1564 में ही रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। इनसे लड़ते हुए यह वीर गति को प्राप्त हुई थी। लड़ते हुए जब इन्हें ऐसा लगा कि यह आसफ खां के चंगुल में फंस गई हैं और अब नहीं बच पाएंगी, बंदी बना ली जाएंगी, तो अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए इन्होंने अपने ही सीने में कटार घोंप ली थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती किस चंदेल शासक की राजकुमारी थी? दोस्तों ये चंदेल शासक कीरत सिंह की राजकुमारी थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दलपत शाह ने राज्य विभाजन के अंतर्गत कितने किले अपने अनुज चंद्र शाह को प्रदान किए थे? किलों की संख्या दोस्तों 10 थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे इसमें। गौंड शासक दलपत शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना था? तो गौंड शासक दलपत शाह की मृत्यु सन 1550 में हो जाती है। कब होती है दोस्तों? सन 1550 में। इसके बाद इनका 5 वर्ष का पुत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में ही, 5 वर्ष का पुत्र वीर नारायण शाह, वीर नारायण शाह यह गद्दी पर बैठता है और रानी दुर्गावती इनकी संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन करती है। तो वीर नारायण शाह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना साम्राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित था? तो शेर और हाथी दोनों ही गोंडवाना राज्य के राज चिन्ह में अंकित थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गोंडवाना साम्राज्य ने सर्वाधिक समृद्धि और खुशहाली किसके समय प्राप्त की थी? सर्वाधिक खुशहाली और समृद्धि का समय रानी दुर्गावती का शासन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती के शासन के समय में जनता स्वर्ण मुहरों के रूप में कर देती थी, यानी कि लगान देती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी दुर्गावती के समय मालवा का वह शासक जिसने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया था वह कौन था? बाज बहादुर, हुसैन शाह, दिलावर खां, शुजात खां। तो इनमें से बाज बहादुर ने सन 1556 में, किसने दोस्तों? बाज बहादुर ने सन 1556 में गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया था। और यदि बात की जाए युद्ध के परिणाम की, तो रानी दुर्गावती इसमें विजय हुई थी, रानी दुर्गावती की विजय हुई थी और बाज बहादुर की हार हुई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना साम्राज्य पर मुगल शासक अकबर की मुगल सेना ने कब आक्रमण किया था? तो आक्रमण का सन था दोस्तों सन 1564, 1564। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आसफ खां के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था, इसमें रानी दुर्गावती पराजित हुई थी और वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मुगल सेना से युद्ध करते हुए गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती कहां पर वीरगति को प्राप्त हुई थी? यानी कि वीरगति के स्थान की बात की जा रही है। तो वीरगति के स्थान, गांव का नाम था दोस्तों बरेला, जो कि जबलपुर के निकट में है। जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर की यह दूरी पर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है और इस बरेला ग्राम में ही रानी दुर्गावती की समाधि बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रानी दुर्गावती ने अपने गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो रानी दुर्गावती के द्वारा सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ राजधानी स्थानांतरित की गई थी। कहाँ दोस्तों? सिंगौरगढ़ से चौरागढ़। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रानी दुर्गावती के महावत का क्या नाम था? यानी कि रानी दुर्गावती के पास हाथी था, उस हाथी को चलाने वाले महावत का
नाम पूछा जा रहा है। तो उस महावत का नाम आधार सिंह बाघेला था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, आधार सिंह बाघेला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खां का वास्तविक नाम क्या था? तो आसफ खां का वास्तविक नाम था अब्दुल मजीद। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, आसफ खां का वास्तविक नाम अब्दुल मजीद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती ने किस आध्यात्मिक व्यक्ति को 108 गांव दान में दिए थे? यानी कि 108 गांव गिफ्ट कर दिए थे। अब गांव दान में दिए थे, इसका मतलब क्या था? गांव तो लेकर कोई कहीं जा नहीं सकता, इस गांव से मिलने वाला लगान उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसको कि यह दान में दिया गया है। इस कथन का मतलब यह है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है गुसाई विठलनाथ। ठीक है, कौन? गुसाई विठलनाथ। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके इसे आप याद रखिएगा। अभी तक क्या है, प्रश्नों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यह है गुसाई विठलनाथ। और गुसाई विठलनाथ जो है यह वल्लभाचार्य के पुत्र थे दोस्तों। वल्लभाचार्य के कौन से थे? यह पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रानी दुर्गावती के समय गोंडवाना साम्राज्य के राज पुरोहित कौन थे? तो गोंडवाना राज्य के राज पुरोहित थे दोस्तों महेश ठक्कर, है ना। ठाकुर लिखा हुआ है, यह ठाकुर नहीं है, यह है ठक्कर। तो ये इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस शासक ने आसफ खान को भेजा था? तो आसफ खान को अकबर के द्वारा भेजा गया था। यह कह सकते हैं कि दुर्गावती अकबर के समकालीन थी, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों चौरागढ़ का किला वर्तमान में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? नरसिंहपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। यदि हम जगह की बात करें, चौरागढ़ का किला है ना किसी न किसी गांव में होगा, तो उस गांव का नाम है दोस्तों चौगान। वर्तमान में उसे हम चौगान के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के उपरांत मुगल शासक अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो आसफ खान ने तो क्या किया था? गोंडवाना विजित किया था, लेकिन यह प्रशासक नहीं था, यह एक सेनापति था, है ना। तो प्रशासन था दोस्तों कासिम खान। ठीक है, इसका पूरा नाम है मेहदी कासिम खान। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह गौंड शासक जो मुगल शासक जहांगीर की राज दरबार में कुछ समय के लिए सेवारत रहा है। राज दरबार में मतलब वहां जाकर काम नहीं करते थे, उनके किसी एरिया का काम संभालते थे, है ना, जिन्हें हम क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे उस वक्त में। तो प्रेम शाह यह सन 1617 में, कब दोस्तों? 1617 में जहांगीर के मनसबदार रहे हैं, और इन्हें 1500 का मनसब प्राप्त था। ठीक, कितना दोस्तों? 1500 का मनसब, है ना। मनसबदारी प्रथा मुगलों के द्वारा लाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, गौंड शासक प्रेम शाह के शासनकाल में किस बुंदेला शासक ने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो उस समय जुझार सिंह बुंदेला, जो कि इनके समकालीन थे, इन्होंने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया था। समय था दोस्तों सन 1634 का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? यह पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप आईएमपी करके याद रखेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से हम इन स्थानों के बारे में जानते हैं, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, रामनगर और त्रिपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब राजधानी नहीं रहा है, यह पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरी इस सवाल का सही जवाब है। त्रिपुरी कभी भी गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। सिंगौरगढ़ गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी रहा है, और गोंडवाना शासक संग्राम शाह, ठीक है, इन्होंने इसे राजधानी बनाया था, संग्राम शाह ने। इसी प्रकार यदि हम चौरागढ़ की बात करें, ठीक है, चौरागढ़ रानी दुर्गावती की राजधानी थी, रानी दुर्गावती। और यदि हम रामनगर की बात करें तो यह हृदय शाह, हृदय शाह इसकी राजधानी रही है। ठीक है, समझ गए आप? आई होप कि सारी बातें क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह गौंड शासक जो संगीत में काफी निपुण था, संगीत में निपुणता की बात की जा रही है,
तो हृदय शाह यह संगीत में अधिक निपुण शासक रहा है इन सभी में। और हृदय शाह के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना भी की गई है। यदि हम इन ग्रंथों की बात करें या संगीत ग्रंथों की बात करें तो यह दोस्तों हृदय कौतिक इनके नाम से ही शुरू होती है, हृदय कौतिक और हृदय प्रकाश और हृदय प्रकाश, ये संगीत ग्रंथ है जो कि हृदय शाह के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडला के दुर्ग का निर्माण किस गौंड शासक ने करवाया था? मंडला के दुर्ग का निर्माण का श्रेय जाता है शासक नरेंद्र शाह को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। वह गौंड शासक जिसने अपनी राजधानी रामनगर से मंडला स्थापित की थी। अब मंडला में किला बनवाया तो राजधानी भी स्थापित ही करेगा, है ना? तो वह कौन थे? नरेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना शासक नरेंद्र शाह ने अपने शासनकाल में बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए किससे सहायता की मांग की थी? तो अपने शासन में वे विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने पन्ना के शासक छत्रसाल और बख्त-बुलंद जो कि उस समय देवगढ़ के शासक थे, इन दोनों से ही सहायता की उम्मीद की थी या मांग की थी, यह कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोंडवाना साम्राज्य का स्थापत्य मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल वर्तमान में जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जबलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगौरगढ़ के किले, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आईएमपी करके आप नोट कीजिएगा, आईएमपी करके। सिंगौरगढ़ का किला, पहली बात तो ये कि सिंगौरगढ़ का किला वर्तमान में किस जिले में है? इस बारे में बात की जाए तो वर्तमान में यह दमोह जिले में स्थित है और इस किले का निर्माण संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्नों की जानकारी हमें इससे मिली। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है कि चौरागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चौरागढ़ का किला यह नरसिंहपुर जिले में, वर्तमान में कहा? नरसिंहपुर जिले में यह स्थित है। इस किले का निर्माण भी संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। चौरागढ़ का किला रिलेटेड टू संग्राम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेलिन महल का निर्माण करवाने वाला गौंड शासक कौन था? तो बघेलिन महल का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे जो कि स्थित है, इसका निर्माण नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ पर है बघेलिन महल पूछा जाए तो यह मंडला में स्थित है। ठीक है, मंडला या रामनगर भी ऑप्शन में हो सकता है ना, तो दोनों ही इस सवाल के सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महल रामनगर जिला मंडला, तो रामनगर क्या है कि मंडला जिले में ही एक स्थान का नाम है, में स्थित नहीं है, यह पूछा गया। तो मोती महल, भागवत राय का महल और बेगम महल, दल बदल महल, ये चारों के चारों महल आपके मंडला जिले रामनगर में स्थित है। जबकि मदन महल यह कहाँ पर है दोस्तों? मदन महल जबलपुर में स्थित है। जबलपुर से संबंध है मदन महल का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मंडला रामनगर स्थित मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोती महल का निर्माण रानी सुंदर देवी ने करवाया था। किसने? रानी सुंदर देवी ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। गौंड राजवंश का खेरला, ठीक है, यह एक जगह का नाम है। खेरला राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में खेरला दोस्तों यह बैतूल, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। बैतूल जिले में यह आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेरला गोंड राजवंश एक शाखा थी, है ना, गोंड राजवंश की एक शाखा क्या थी? खेरला गोंड राजवंश। तो खेरला में के सबसे प्रतापी शासक का नाम पूछा जा रहा है। वर्तमान में खेरला कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो यह बैतूल इस जिले में स्थित है। तो बैतूल से लेकर निमाड़ तक, बैतूल से लेकर निमाड़ तक खेरला राजवंश का शासन हुआ करता था और वहां के प्रतापी शासक थे नरसिंह राय। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालवा के शासक होशंग शाह ने खेरला राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो होशंग शाह के द्वारा सन 1420 में खेरला राज्य पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। मालवा के शासक होशंग शाह ने खेरला राज्य पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों होशंग शाह ने कुल मिलाकर 3 बार आक्रमण किया है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मांडू में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जरा इस क्वेश्चन को आपको संभल कर सॉल्व करना है ना, विजय स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण राजस्थान में किसके द्वारा करवाया गया है, राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, अब एक यह विजय स्तंभ दूसरा है, इसका निर्माण किसी बुक में दिया हुआ है कि हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था, और किसी बुक में दिया हुआ है कि महमूद शाह के द्वारा करवाया गया था। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है ना, तो ये दोनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से भी अभी के टाइम में सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मालवा के सुल्तानों ने किस स्थान पर हिंडोला महल, जहाज महल और रानी रूपमती के महल का निर्माण करवाया था, मालवा के सुल्तान के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट महल है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। हिंडोला महल, जहाज महल और रूपमती महल के बारे में बात की जा रही है। ये सारे के सारे महल वर्तमान में मांडू में स्थित है ना, कहां पर दोस्तों, मांडू में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात का वह शासक जिसने खेरला पर विजय प्राप्त करके, खेरला का नाम, अब देखो खेरला का नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस क्या नाम हो रहा है खेरला का, महमूदाबाद। तो कौन करेगा, कोई ना कोई महमूद नाम का व्यक्ति ही करेगा। तो दो ऑप्शन यहाँ पर सही सही दिख रहे हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, महमूद खिलजी, इसने खेरला का नाम परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौंड शासकों द्वारा निर्मित देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इसे भी आप आईएमपी करके याद रखेंगे। देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है ना, छिंदवाड़ा जिले में और सतपुड़ा अंचल में। कहां पर दोस्तों, सतपुड़ा अंचल में, सतपुड़ा के घने जंगल है ना, सतपुड़ा अंचल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ के गौंड शासक अपना पूर्वज किसे मानते थे। तो देवगढ़ में जो गौंड शासक थे वह अपना पूर्वज विचित्रवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, इनको मानते थे। दोस्तों इसी प्रकार हमने आज 50 और प्रश्नों को देख लिया इस सीरीज के अंदर में, है ना। तो यह सीरीज, यह क्लास, आज की यह क्लास समाप्त होती है जिसमें हमने इतिहास की महत्वपूर्ण घटना और राजवंश को देखा है। यदि हमारा यह क्लास, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही 1000 सब्सक्राइबर, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह टारगेट पूरा नहीं होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल कोलैप्स हो जाएगा और मैं अपनी सेवाएं इस चैनल पर फिर नहीं दे पाऊंगा, हमें इस चैनल को बंद करना पड़ेगा। तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने इस मंथ के लिए रखा हुआ है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, कहां पर दोस्तों, टेलीग्राम पर, तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम में जाकर @ है ना, क्या, @exam5G, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इस तरह से लिखकर आप इसे सर्च कर लीजिए, जहां पर कैपिटल ई है और कैपिटल जी है। एग्जाम 5 आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली मैं एक पोस्ट करता हूँ, सिर्फ एक ही पोस्ट करता हूँ और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाती है। तो आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।